हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जितने भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले प्राप्त हो आप सभी को, और आप सभी उन क्लासेस को देखने का मौका आपको प्राप्त हो इस वजह से। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, तो आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, आज की क्लास के माध्यम से कल की कक्षा में मैंने आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों तक पेपर सॉल्व करा दिया था। आज आप लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस क्लास के माध्यम से, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस आज की क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे तरीके से समझना है। फटाफट से आ जाइए, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। अच्छे से समझिएगा आप सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ही लाभ है, यानी कि आपको ही प्रॉफिट है ना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, वृत्त आरेख के गुण एवं दोष बताइए। तो वृत्त आरेख के गुण एवं दोष देख लीजिए और समझ लीजिए कि वृत्त आरेख के गुण क्या हैं और दोष क्या होते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, आपको कैसे उत्तर लिखना है ये भी मैं आपको इसमें ही बता दूंगा। देखिए, उत्तर एक डाल के लिखना है आपको, वृत्त आरेख के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ पाई डायग्राम। आपको ऐसे हेडिंग में लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है, वृत्त आरेख के निम्नलिखित गुण होते हैं। यह है, पहले पॉइंट में आपको लिखना है, वृत्त आरेख में आंकड़ों का विवरण, आंकड़ों का जो वितरण होता है यानी कि विभाजन होता है वह विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका, वर्गों की संख्या निश्चित होने के कारण, यानी कि जो वर्गों की संख्या होती है वह एक निश्चित होती है, उसी के कारण आंकड़ों का वर्गीकरण कम समूहों में किया जाता है। इसके बाद में तीसरा आपका ऑप्शन है, वृत्त आरेख में हम आंकड़ों की संख्या को साधारण आयाम से ना देखकर कोणीय आयाम की सहायता से देखते हैं। तो यह आपके वृत्त आरेख के गुण हो गए। अब दोष को देख लीजिए। वृत्त आरेख के दोष यानी कि डीमेरिट्स ऑफ पाई डायग्राम। वृत्त आरेख के जो दोष होते हैं वह भी निम्नलिखित होते हैं। देखिए, पहला आपका दिया है, जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है तब वृत्त आरेख का उपयोग उचित रूप से नहीं कर पाते हैं, है ना। दूसरे पॉइंट में आपका दिया है, वृत्त आरेख का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आंकड़ों का एक कोणीय मान होता है। जैसे कि आपका एक कोणीय मान दिया है 60 डिग्री, 60 अंश दिया है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक कोणीय मान हो गया। कितना हुआ, कोणीय मान है, ये हमारा क्या है, कोणीय मान है 60 डिग्री। इन कोणीय मान को ज्ञात करने में काफ़ी समय लग जाता है, अतः इसमें समय की हानि होती है। समय की क्या हानि होती है, समय की हानि होती है, क्योंकि आप एक सर्कल बनाएंगे, उसका एक केंद्र है, वहाँ से आप 60 सोचेंगे, फिर 120, 180, 360 कहाँ पर कितना है, तो इससे आपका अधिक समय लगेगा। ये आपके वृत्त आरेख के दोष और गुण हो गए। इसके बाद में प्रश्न अगला देखिए, दिया है, विजातीय व्यंजक का घटाना बताइए। प्रश्न संख्या 2। तो देखिए, विजातीय व्यंजक का घटाना समझ लीजिए उसका किस तरह से होता है। ये देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए,
उत्तर 2 डाल के लिखना है आपको, विजातीय व्यंजक का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ हिस्ट्रोजीनियस एक्सप्रेशन, यानी कि विजातीय व्यंजकों का घटाना संभव नहीं होता है। जैसे यदि ए को बी से घटाएं तो उत्तर यही रहेगा, उत्तर ही क्या रहेगा, उत्तर यही रहेगा, जबकि सजातीय पदों का अंतर ही उत्तर होता है। समझ लीजिए कैसे। एग्जाम्पल में आपका दिया है बीजगणितीय व्यंजक दिए हैं आपको 11x माइनस 7y माइनस 2x माइनस 3x को हल करना है। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा x को हमने क्या किया है, x को हमने सॉल्व किया, जितने भी आपके x हैं 11x 2x और 3x, इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 6x माइनस 7y। तो ये क्या है, ये हमारा जो प्रश्न है ये विजातीय व्यंजक का घटाना है। किसका है, विजातीय व्यंजक का घटाना है, क्योंकि इसमें जो चर राशि है और जो घातांक है तो वह दिया ही नहीं है। तो इसमें जो चर राशि है वो आपकी एक समान नहीं है, क्योंकि इसमें 11 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। उदाहरण दूसरा देख लीजिए। दूसरा दिया है 15x माइनस 12y माइनस 11x। यह भी आपका क्या है, विजातीय व्यंजक का घटाना है। इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद तीसरा उदाहरण है आपका, ये आपका, तो यह भी आपका क्या है, विजातीय व्यंजक का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। पाई ग्राफ वृत्त आरेख की व्याख्या कीजिए, यानी कि पाई ग्राफ और वृत्त आरेख की व्याख्या करनी है। देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको किस तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, अच्छा तीसरा प्रश्न आपका छूट गया है पिक्टोग्राफ। समझ लीजिए, देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, पिक्टोग्राफ से क्या तात्पर्य है। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है। देखिए पिक्टोग्राफ का आंसर आपको उससे लिखना है उत्तर नंबर 3। पिक्टोग्राफ किसे, एक ऐसा ग्राफ है जो चित्र या प्रतीक यानी कि जिसका आइकन उपयोग करते हैं करके संख्यात्मक जानकारी दर्शाता है। जैसे कि हमने कोई आइकन लिया, यह क्या हुई, संख्यात्मक जानकारी हो गई। यह डेटा सेट को प्रदर्शित करता है। पिक्टोग्राफ के उपयोग से आंकड़ों को समझना व पढ़ना सरल हो जाता है। क्या होता है, सरल हो जाता है। पिक्टोग्राफ में आंकड़ों का दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सामान्य ग्राफ के स्थान पर बार, लाइन, डॉट, चित्र, चिन्ह, प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इसमें चित्र या प्रतीक का तुलनात्मक आकार जैसे कि छोटा बड़ा दोहराया जाता है। इसे पिक्टोग्राफ या पिक्टोरल चार्ट या पिक्चर ग्राफ भी कहा जाता है। समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे एक समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे दिया है आपको, एक दुकानदार सप्ताह के 6 दिन काले रंग के कई बॉक्स बेचता है। इस संख्यात्मक सूचना को पिक्टोग्राफ में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। तो एक ये सिंबल है, ये हमारा क्या है, एक आइकन है। ये हमारा क्या है, एक आइकन है। क्या है, आइकन है। ठीक है, तो देखिए दुकानदार ने जो सोमवार को बॉक्स बेचे हैं वह कितने बेचे हैं, 4 बॉक्स बेचे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 4 सिंबल को बना दिया। ठीक है, मंगलवार को उसने 2 बेचे तो 2 सिंबल बन गए। बुधवार को उसने 3 बेचे तो 3 सिंबल बच गए। बृहस्पतिवार को उसने 5 सिंबल बेचे, 5 बॉक्स बेचे हैं तो ये आपके 5 सिंबल को बनाया। इसके बाद में शुक्रवार को उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 बॉक्सों को बेचा है। तो उसने क्या किया, 8 सिंबल को बना दिया। इसके बाद शनिवार को 1 बेचा है तो 1 सिंबल को बना दिया। तो ये क्या है, ये आपका एक आइकन है। क्या है, एक प्रकार से आइकन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पर। ये
पाई एवं वृत्त आरेख की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का आपको आंसर डाल के लिखना है पाई ग्राफ वृत्त आरेख यानी कि सर्किल और पाई डायग्राम जब प्राप्त आंकड़ों को वृत्त की सहायता से दिखाया जाता है। किसके? वृत्त की सहायता से दिखाया जाता है ना। वृत्त आरेख या पाई ग्राफ कहते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है, जैसे कि ये आपका केंद्र है जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस वृत्त के मध्य में बने बिंदु को वृत्त आरेख का केंद्र बिंदु कहते हैं। प्रत्येक वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है, यानी कि पूरे 360 अंश का कोण बनता है। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 5 ये है 14 - 6a + 12b - 7a - 24b। इसको हम क्या करेंगे, हम सरलीकरण जब इसको करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या करना है 14 का 14, बाकी कोई संख्या में ऐसा तो है नहीं संख्या अकेली। इसके बाद में दिया है 6, तो हमने a को एक साथ लिख लिया, यानी कि 6 माइनस के 6 और माइनस के 7। इसके बाद b पदों को हमने एक पद में लिख लिया। इसके बाद में जब हमने सॉल्व किया तो 14 का 14 माइनस प्लस, तो 7 6 13a प्लस माइनस तो 24 में से 12 गया 12b, यानी कि ये हमारा आंसर आया 14 - 13a - 12b। प्रश्न संख्या 6 में आपके लगभग 12 प्रश्न हैं जो कि आपको सीरियल बाय सीरियल हम बताने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6 का पहला प्रश्न है -5x² + 12xy - 3y + 7x² + xy। देखिए यानी कि स्क्वायर में हमें जो संख्या मिली हैं उनको हमें एक साथ लिख लिया। चाहे देखिए आप अगर अच्छी तरीके से समझते हैं तो आप इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप उन पदों को एक साथ लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। तो देखिए -5x² प्लस के 7x² प्लस के 12xy प्लस के xy माइनस के 3y। तो हमने जब इसको सॉल्व किया देखिए माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस तो हमने 7 में से 5 को घटाया तो 2x², कितना 2x², यानी कि प्लस की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस के 2x² होंगे। इसके अंदर 12xy और xy कितने हो गए 13xy माइनस के 3y, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 2x² + 13xy - 3y। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 का देखिए, प्रश्न संख्या 6 का 2 है x² y - 2x² - zy प्लस 5zy। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा देखिए x² हमें कहीं मिल रहा है, नहीं है। इसके अंदर 2x² कहीं है, नहीं है। इसके अंदर zy और zy इधर, तो हमारा माइनस प्लस माइनस तो 5 में से 1 गया, कितना 4zy शेष रहा। तो हमारा आंसर ये रहा x² y - 2x² प्लस 4zy। प्रश्न संख्या 7 है आपकी स्क्रीन पर, सॉरी 7 नहीं है, 6 का तीसरा प्रश्न है 7a - 3b + 4ab + 9b - 6ab - 3a। तो देखिए हमने क्या किया है ए पदों को एक साथ लिखा है, यानी कि 7a - 3a - 3b हमने b पदों को लिया तो प्लस 9b माइनस हमने फिर उसके बाद ab के पदों को लिया तो इसके बाद में हमारा आया 4ab प्लस का 4ab है, उसके बाद में माइनस का 6ab लिया। इसके बाद में जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा 4a + 6b - 2ab। देखिए ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 का 4 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 6 का 4 है आपका -5z² + 2 - 3z³
प्लस 8z प्लस 7z³ प्लस 4z की पावर 5 माइनस z। देखिए अब हमने क्या किया, जेड स्क्वायर के पदों को एक साथ लिखा। जेड स्क्वायर का पद एक ही है, दूसरा नहीं है, तो हमने उसको एक आगे लिख दिया। इसके बाद जेड 2 है, ये 2 हैं आपके, दो तो 2 कोई संख्या सिंगल है नहीं है। इसके बाद 3z³ जो क्यूब की संख्या है मैंने एक साथ लिख ली, उसकी पावर 4z की पावर 5 और 8z। जब हमने इन सभी को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा -5z² प्लस 2 प्लस 4z³ प्लस 4z की पावर 5 प्लस 8z। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 6 का 5 है 13x प्लस 7y माइनस 2x प्लस 6a। अब हमने x पदों को एक साथ लिखा तो देखिए हमारा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 13 में से 2 गया 11x। इसके बाद में 7y को जैसे कि तैसे और 6a को जैसे का तैसे, तो हमारा आंसर आएगा 11x प्लस 7y प्लस 6a। इसके बाद में प्रश्न अगला देखते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 प्रश्न है। देख लीजिएगा, एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 का 6 है आपकी स्क्रीन पर। 15a² माइनस 10b प्लस 6a² माइनस 4b प्लस y। तो देखिए जब इसको सॉल्व किया, स्क्वायर की संख्या को मैंने एक साथ लिखा, b की संख्या को एक साथ और जो सिंगल है उसको एक साथ। 5a² प्लस 6a² माइनस 10b माइनस 4b प्लस y। जब इसको सॉल्व किया स्क्वायर से, जो कि प्लस 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 है ये, तो हमारा हो जाएगा 15 6 21a²। यहाँ पर माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ, तो प्लस यानी कि माइनस के 14b। इसके बाद प्लस y, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 21a² माइनस 14b प्लस y। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 6 का 7 है -m प्लस 2p² माइनस 5m माइनस p²। इसको सॉल्व किया तो -5 और इसके बाद माइनस ये आपका -m माइनस 5m प्लस 2p² माइनस p²। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस है, तो हमारे माइनस के 6m और यहाँ पर प्लस के प्लस माइनस माइनस, तो हमारा 2 में से 1 p गया, तो हमारा कितना बचा, p² शेष रहा, यानी कि हमारा आंसर है -6m प्लस p²। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 का 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 का 8 है a² माइनस b² माइनस 2ab, है ना, 2a²। तो देखिए हमने इसको क्या किया है, a के पदों को एक साथ रखा, तो प्लस के a² माइनस के 2a², तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का a² और माइनस का b² जैसे कि तैसे, तो हमारा आंसर आया माइनस का a² माइनस का b²। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपका x² माइनस y² माइनस xy। ये इसमें हमारा यही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए। प्रश्न संख्या 10 है 6 का 10, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस xy माइनस y की पावर 5 माइनस x की पावर 5। तो मैंने x की पावर 5 के जो भी पद हैं उन सभी को एक साथ लिखा, जैसे कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 5, इसके अंदर y की पावर 5, इसके अंदर माइनस y की पावर 5, इसके अंदर xy और ये आपके प्लस के xy। मैंने क्या किया है, ये प्लस के x पावर 5 और माइनस के x पावर 5, तो कितना आया 0, ठीक है। इसके बाद प्लस के y की पावर 5 और माइनस के y की पावर 5, तो कितना आया, मैंने इन संख्या को काट दिया 0 आया। इसके अंदर प्लस के xy शेष रहे, तो यही हमारा आंसर है प्लस के xy। इसके बाद में 6 का 11 है आपकी। प्रश्न संख्या 6 के 11 है -xy माइनस y
क्यूब प्लस 4y³ माइनस 10xy। देखिए यानी कि -xy माइनस 10xy माइनस y³ प्लस 4y³ यानी कि मैंने एक पदों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -11xy प्लस 3y³। कैसे आया देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। इन चिन्हों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो प्लस के 11 यानी कि मैंने जोड़ दिया तो 11 हुआ। माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस के 10xy है तो माइनस के 11xy हो जाएंगे। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो 3y³। ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 12 है 6 का 12। 6 का 12 है x² माइनस x³ प्लस y³ x माइनस y(x). अब देखिए इनमें जो पद हैं वह डबल पद नहीं है, क्योंकि दो एक समान पद नहीं है। तो हमें इन सब में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या? xy। हमें इन सब में संख्याओं में इन सभी पदों में हमें क्या दिख रही है? एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो भी है xy। क्या है? xy। तो हमने इन सभी में से xy को कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर जो हमारा शेष बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर हो जाए x, y को कॉमन लिया तो y बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, माइनस यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर x² हो गया, y बाहर। इसके बाद में y³ है तो y, एक y बाहर हो गया तो y² और x हमारा एक है पूरा घातांक पे, तो x बाहर है। इसके बाद में y(x) यहाँ पर है तो इसकी जगह 1, तो ये हमारा आंसर होगा x ब्रैकेट में x माइनस x² प्लस y² माइनस 1। प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या अगला है आपकी स्क्रीन पर कि रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है। उसने -2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम शेष रहे? बताइए, अब उसके पास कितने आम शेष रहे? फटाफट से बताइएगा, उसके बाद में बताते हैं हम। फटाफट से आंसर करिए, देखिएगा, समझिए। प्रश्न को अच्छी तरीके से समझना है आप सभी को। देखिए यानी कि प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व किया। रोहित के पास आम कितने? 4x माइनस 3y प्लस 7z। अपने भाई को आम दिए कितने? -2x माइनस 3y माइनस प्लस 7z। इतने आम उसने अपने भाई को दे दिया। तो कितना वह पूछ रहा है, कितना शेष बचा? यानी कि हमें घटाना है, घटाना है ना, बताइए, घटाना है ना। तो देखिए हमने क्या किया है, इस संख्या को जैसे कि तैसे लिखा। यहाँ पर समझिएगा आप, ऐसे ये रहा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए 4x माइनस 3y प्लस 7z है। इसके बाद हमने इसको घटाना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस, तो हमारा प्लस माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या हो जाएगा? चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा जब कन्वर्ट होगा। तो प्लस प्लस ये आपके क्या हो गया? माइनस, प्लस प्लस माइनस। तो प्लस के 7z और प्लस माइनस के 7z कितना आया? 0। यहाँ पर माइनस के 3y और प्लस के 3y, जब दोनों संख्या को कट गया तो 0। यहाँ पर आपके प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 में से 2 गया, कितना बचा शेष? 2x आपका शेष। अरे सॉरी, देखिए प्लस माइनस माइनस,
देखिए माइनस प्लस आपका माइनस होता है और प्लस माइनस आपका प्लस होता है। तो यहाँ पर आपका है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 6x होगा, क्योंकि प्लस की संख्या को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाए तो हमारी आंसर क्या आएगा, 6x हमारा आंसर आएगा। चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, दोनों का आंसर यही आएगा 6x। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, आपको दिया है एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या, ये सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब के 300, गेंदे के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150। यह प्रश्न आपका 2016 में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक फूल बराबर 25 फूलों की संख्या मान ली। कितनी? 25 फूलों की संख्या मान ली। ठीक है, तो देखिए गुलाब के 300 हैं, गुलाब के 300 हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हाँ देखिए एक फूल बराबर 25 अंकों को किया है। तो देखिए 12 यानी कि 25 गुणे 12 बराबर कितना हुआ, 300। तो हमने इसमें गुलाब के फूलों को 12 बना दिया, यानी कि मैंने कोई भी आइकन ले लिया। ज़रूरी नहीं कि गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया ही बनाइए, आपको कोई भी आइकन आए उसको बनाना है। चाहे आप बॉक्स को बना दीजिए, आपको पिक्टोग्राफ में ही तो बनाना है, कोई आर्ट थोड़ी ना बनानी है ना। तो देखिए हमने गेंदा के 250 हैं, तो उसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गेंदा के 10 फूलों को बना दिया, कितने हो गए, 250 हो गए। क्योंकि हमने एक फूल बराबर 25 फूलों को संख्या मानी है, यानी कि हमने मान लिया है एक फूल के बराबर है 25 फूल। तो उसी हिसाब से हमने इसको जूही को 4 फूल और डहेलिया के 6 फूलों को बना दिया है ना। ऐसे ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है। इसी तरीके से रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करो। यानी कि 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो जूही गुलाब के 30 हैं, गेंदा के 25 हैं, जूही के 10 हैं, डहेलिया के 15 हैं, रजनीगंधा के 45 हैं। तो हमने क्या किया है, माना एक फूल बराबर 5 फूल, हमने एक फूल बराबर 5 फूलों को माना है। तो हमें दिया है कि जो गुलाब के फूल हैं वह कितने हैं, वह कितने हैं 30, वह कितने हैं 30, यानी कि 6 गुणे 5 बराबर 30 आएगा। कितना, 6 गुणे 5 बराबर 30। तो हम क्या करें, संख्या 6 यानी कि 6 गुलाब के फूलों को हमने प्रदर्शित किया पिक्टोग्राफ में। इसके बाद में गेंदा के हैं 25, तो हमने 5 फूलों को बनाया। कोई भी सिंबल ले लीजिए, कोई भी आइकन ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा ही बनाए, है ना। तो जूही के हमने 2 को प्रदर्शित किया, 2 को प्रदर्शित किया, डहेलिया के 3 को प्रदर्शित किया, और रजनीगंधा के आपके कितने थे 9 को प्रदर्शित किया। यानी कि 9 अपने 45, 9 गुणे 5 बराबर 45 है रजनीगंधा के। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाना है। प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर। 10 है x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई। हमने क्या किया है, सबसे पहले इन संख्याओं को क्या किया है, जो कोष्ठक की बाहर संख्या है उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया वो कोष्ठक की अंदर वाली संख्याओं में। तो देखिए यहाँ पर हो गया एक्स वाई, यहाँ पर हो गया माइनस के एक्स जेड, यहाँ पर वाई को जब मल्टीप्लाई किया तो वाई जेड या जेड वाई, यहाँ पर एक्स वाई, और यहाँ पर जब हमने जेड को इसका मल्टीप्लाई किया
तो जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब देखिए यहाँ पर प्लस के एक्स वाई और माइनस के एक्स वाई हमारे क्या हो गए, कट हो गए। माइनस के जेड एक्स और प्लस के जेड एक्स कट हो गए। प्लस के जेड वाई और माइनस के जेड वाई कट हो गए। तो हमारा आंसर कितना आया, 0 हमारा आंसर आएगा, 0 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 देखिए आपकी स्क्रीन पर पिक्टोग्राफ के द्वारा ही वही प्रश्न है। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फूल बराबर 50 फूलों को मान लिया। अब जितने फूल हैं कितने हैं, गुलाब के 300 हैं और गेंदा के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150, रजनीगंधा के 450 यानी कि 450। अब हमने एक सिंबल लिया, कोई भी सिंबल, त्रिभुज ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, सर्किल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, डहेलिया ही बनाएं। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ये आपने 6 पंचे 30 यानी कि एक फूल बराबर 50 फूलों की संख्या मानी है। तो 6 गुणे 50 बराबर 300। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंबल बनाने हैं अपनी पुस्तक पे और ऐसे ही आपको चार्ट बनाना है। चलिए, यह प्रश्न आपका 2018 में पूछे गए प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या अगला है 12, आज का अंतिम प्रश्न, जो आज की क्लास है उसका अंतिम प्रश्न। हमें ये समीकरण दिया है, हमें ये व्यंजक दिया है जो कि 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 और हमें दिया है a बराबर -2। हमें प्रश्न में दिया है a बराबर -2। अब हमने क्या किया है, इसको जो a बराबर -2 है तो a की जगह पर कितना आएगा, -2 स्क्वायर प्लस 4a है तो 4 ब्रैकेट में -2 और -2 को जैसे कि तैसे, -2 तो -2 का स्क्वायर है तो -2 गुणे -2 यानी कि 2 नहीं 4, कितना आया 4, तो 5 गुणे 4 प्लस ब्रैकेट में प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस तो 4 दूनी 8, इसके बाद -2। तो देखिए 5 चौको 20, 4 दूनी 8 -2। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 10, हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 10 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास यही थी आपकी, जो कि आपके समीकरणों से संबंधित प्रश्न थे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दे, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितने आते हैं आपको इस क्लास के माध्यम से और कितने आपको पहले से ही आते थे। बाकी जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी आप क्लास में समझ सकते हैं, जिसको भी समझ में नहीं आया है वह तो क्लास को दोबारा से देख सकता है। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। देखिए कुछ बातें और हैं कि आपकी क्लासेस डेली चल रही हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं। सुबह 9 बजे आपकी सुबह 9 बजे हिंदी की होती है और आपकी शाम 4 बजे आपकी संस्कृत की, 6 बजे आपकी ये मैथ की और 10 बजे आपकी GS CK की क्लास होती है और आपकी 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह। तो आशा करते हैं आप सभी क्लासेस का लाभ लेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा, इससे कोई लॉस तो होना नहीं है। क्लासेस, इन सभी क्लासेस को देखकर आपको लॉस होना है क्या? नहीं होना है, क्योंकि करंट अफेयर आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट इन सभी में ही पूछी जाती है। क्योंकि जो प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपके सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए, है ना, तो देखिए 8 बजे आपके करंट अफेयर
सुपर 10 में पूछी जाती है और सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 9 बजे हिंदी। हिंदी तो आपकी कॉमन है क्योंकि सभी जगह पर आती है, कहीं चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। और 4 बजे संस्कृत आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जहाँ जहाँ पर संस्कृत पूछी जाती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 6 बजे आपकी मैथ, ये भी कॉमन है, ये भी हर जगह पूछी जाती है। 10 बजे आपकी जीके की क्लासेस होती है, यह भी आपके इससे आपके भर भर के प्रश्न बनते हैं क्योंकि परीक्षा का लेवल जो है वह हाई हो गया है। परीक्षा का लेवल क्या है, हाई हो गया है, तो इसलिए आप तैयारियां करते रहिए। क्लास कोई भी क्लासेस को मिस मत करिए, कोई भी क्लासेस को मिस मत करिए। ये मत समझिए कि ये हमारे लायक नहीं है ये क्लास। ओके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और डेली क्लास में आया करिए, जिससे कि आप हर रोज़ एक नया सीख सकें, एक बेहतर ढंग से सीख सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।